नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। योगी जी इस समय बहुत ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, काफी जल्दीबाजी में नजर आ रहे हैं। मुहर्रम को लेकर जिस तरह से उनके बयान आए हैं थोड़े आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि उनके शासन में भी इस तरह की चीजें होती रही हैं, लेकिन मुहर्रम को लेकर नहीं हुई हैं, क्योंकि शिया लोगों का त्योहार है वो, और शियाओं को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के करीब रहे हैं। हुआ यह है कि कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई है, और जो खबरें निकल के आ रही हैं, कल रात एक मित्र का फोन आया और लंबे समय तक बात करते रहे। उससे ये समझ में आ रहा है कि योगी जी को पिन डाउन करने के लिए, योगी जी को किसी भी तरह से सत्ता से हटाने के लिए दिल्ली ने पूरी तरह से तय कर लिया है। ढेर सारे विधायकों से दबाव बनवाया जा रहा है। आपने देखा, दो विधायकों के अलग अलग बयान आए थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2027 में हम नहीं जीतेंगे। अभी 2024 चल रहा है, 27 तक केंद्र में किसकी सरकार होगी, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं पता है। तो इस तरह के बयान अक्सर 2026 के आसपास आने शुरू होते हैं। अगर 27 में चुनाव है, अगर अभी से आ रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। और दूसरा ये कि महाराष्ट्र में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद नाना पटोले जी का एक बड़े गर्म चेहरे वाला, गुस्से चेहरे वाला एक बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं गद्दारों की पहचान हो गई है। नाना पटोले जी प्यारे इंसान हैं, मेरी कुछ मुलाकातें हैं उनसे। इतने गुस्से में मैंने उनको कभी नहीं देखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल जी ने पूछ लिया है शायद उनसे सीधे कि पहले तो आप ये तय कीजिए कि आप रेस के घोड़े हैं या शादी के घोड़े हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी थी। राहुल गांधी यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। तो यूपी और महाराष्ट्र के कॉकटेल पर एक यूपी वाला अशोक कुमार पांडे और एक महाराष्ट्र वाले अशोक वानखेड़े, जैसा मैं कहता हूँ अशोक स्क्वायर का ये शो है। स्वागत अशोक जी, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, हमेशा की तरह मैंने खोल दिया है। ऑल अप टू यू। देखिए सर, सबसे पहले यदि महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में ये इतना भयंकर कांड हुआ। मतलब मैं इसको भयंकर इसलिए कहता हूं कि जहां एनडीए गठबंधन के लिए 10 सीटें जरूरी थी, उनके 9 उम्मीदवार उठाने की, 10 सीटों की, उनके यहाँ सिर्फ एक नाथ शिंदे जो थे वो सरप्लस थे, वो भी एक वोट से। यहाँ मात्र 3 उम्मीदवार थे और कांग्रेस के पास 14 से ज्यादा वोट सरप्लस थे, और इनको टोटल 3 वोट की जरूरत थी। ये 3 वोट कहीं से भी कबाड़ सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि बाहर से 3 तो लेके आए, लेकिन अपने 8 चले गए। और इस बार नाना पटोले भले ही कुछ कहे, लेकिन उनको भी मालूम था कि कुछ हो सकता है, तो उन्होंने वोटिंग का पैटर्न 10 10 10 और 7, ऐसा 37 का जो लॉट था कि 10 10 और 7, ऐसे 3 10 के लॉट और एक 7 का लॉट बनाया था, ताकि वोटिंग में पता पड़े कि गद्दारी कहां हुई है। लोगों के नाम आ गए गद्दारों के। अब उसमें कुछ तो 2-3 तो पहले ही मालूम थे कि भाई वो तो जाने ही वाले हैं, वो तो लगातार उनकी चीजें हैं। कुछ लोग सरप्राइजिंग गए। वो लोग गए कैसे? क्या आपने कुछ लॉजिस्टिकली व्यवस्था की थी? भाई, बचे हुए जितने भी शिवसेना में थे वो तो कोई क्रॉस वोटिंग करने वाले नहीं थे, फिर भी उद्धव ठाकरे ने एक प्रिकॉशन लिया। आपने प्रिकॉशन तक नहीं लिया। आपके मीटिंग में लोग तक नहीं आए। जो मीटिंग में लोग नहीं आए, आपने तुरंत एक्शन लेनी चाहिए थी। ये सिर्फ गद्दारों की पहचान हो गई है और एक्शन लेंगे फिर उनको टिकट दिया जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि एक्शन जब तक नहीं होते तब तक जरूरत क्या है? अच्छा, दूसरी बात, ये ऐसे क्रुशियल पीरियड में हो गया कि कोई भी मूर्ख एनडीए के साथ जाना तय नहीं, मतलब सोचेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि विधानसभा में भी वैसे ही नतीजे आएंगे जो लोकसभा में आए। जब अपनी बनती हुई सरकार है, तो ऐसा क्या कारण हो गया कि वो लोग गए? क्या अशोक चौहान के कुछ अपने लॉयल थे? अशोक चौहान वहां जाने के बाद भी वो लॉयल उनके साथ बने रहे। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, कमलनाथ तो वापस आ गए, नहीं जा पाए, लेकिन कमलनाथ के लॉयल तो चले गए। अब कमलनाथ उनको पीछे पीछे के दरवाजे से मदद करते हैं। तो क्या अशोक चौहान ने कुछ खेल किया? अशोक चौहान का खेल कैसा होने दिया? क्या आपको ये चिन्हित नहीं था कि कौन जा सकते हैं? क्या उनको आप मुझे कल एक कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के ही मेरे साथी रात को थे, एक शादी के समारोह में था, तो उन्होंने कहा कि हमको करीब करीब लग ही रहा था कि ये 7-8 होंगे, वही निकले। मैंने, जब आपको पता था तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर कैसे लिया? सारा मीडिया जब बोल रहा था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो रहा है 6 से 7 तक, रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जब ये सवाल पूछा गया तो नाना पटोले और वो विजय वडेट्टीवार, ये दोनों सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि एक वोट हमारा इधर का उधर नहीं जा रहा है और हम पूरा 3 को 3 सीट निकाल लेंगे। बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। और वो क्रॉस वोटिंग हुआ इस वजह से शरद पवार का उम्मीदवार हार गया, क्योंकि कांग्रेस का तो सरप्लस था ही, 14 सरप्लस थे, उनका तो निकलना ही था। फिर
इनके पास कोई कैलकुलेशन वाला आदमी नहीं था। वहां बाकायदा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको, सेकंड प्रेफरेंस में कौन निकलेगा, ये सारा जुगाड़ करके उन्होंने काम कर दिया था। नहीं तो हमारे पास समाजवादी पार्टी के वोट आपके पास थे, हितेन ठाकुर वाले 3 वोट मैनेज कर लिए जा सकते थे। ऐसा नहीं कि वोट नहीं थे मार्केट, लेकिन आपने फिर बोले कि पैसा बहुत चला। अरे पैसा चला, किसने कहा कि हर जगह पैसा ही चलता है? बिना पैसे का भी काम होता है। लेकिन आपने पैसा चला कि आप एक हार भी जाते हो, लेकिन कहते कि हमारा एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, 1-2 वोट से हार गए। तो समझ में हाँ, आता कि चलो समझ में कम से आता कम है, आपने अपना बिल्कुल। कुनबा की इम्पैक्ट रखा और बाकी जगह पैसा काम कर गया। आपके लोग बिकाऊ कैसे साबित हुए? हमेशा कांग्रेस की लोग क्यों बिकते हैं? क्यों इतना ये सेलिंग कमोडिटी को क्यों टिकट देते हैं? इसकी जवाबदेही तो राज्य की होगी। इसमें केंद्र क्या कर बिल्कुल। सकता है? हमने हमने पहले भी देखा कि जब सचिन पायलट का इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, तब राज्यसभा में बीजेपी से क्रॉस वोटिंग करवा के जितवाया था, एक्स्ट्रा वोट लेके जीता था उम्मीदवार राजस्थान में। तब भाई अशोक गहलोत था, अविनाश पांडे था, इनने मिलके एक ऐसा जुगाड़ कर दिया कि तुम क्या हमारे आदमी को तोड़ के लेके जा रहे हो, हम ही तुम्हारे से उठा के लाएंगे। तो ये आपके पास उसी के बाद बीजेपी प्लान ने राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश बंद कर दी थी। बंद कर दी थी। उसी के बाद उनको समझ में आ गया था कि खेल गड़बड़ा गया है। तो आपको ये भी तो करना चाहिए। क्या बीजेपी में दुखी लोग नहीं थे? बहुत दुखी लोग हैं बीजेपी। क्या बिल्कुल। आपने अपने पास 3 वोटों के लिए कुछ कमाई कमाई किया? मतलब वहां पे मैंने देखा, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी महाराष्ट्र में, कि एकनाथ शिंदे, मतलब एकनाथ शिंदे हो गए, अजित पवार हो गए और देवेंद्र फडणवीस हो गए। ये तीनों लोग देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी के पास वो निकाल लेते थे अपनी सीटें, लेकिन अजित पवार सबसे ज्यादा फंसे हुए थे। अजित पवार को करीब करीब 9 वोट चाहिए थे। उसके बावजूद भी ये तीनों पूरी ताकत के साथ लगे। यहां शरद पवार समर्थित उम्मीदवार गिर गया, तो क्या कांग्रेस ने उनके लिए काम किया? जो लोकसभा चुनाव में लोकसभा के चुनाव में जो एक होके लड़े थे, वो विधान परिषद में एका दिखाई नहीं दी। मेरी बात भी हुई थी और मैंने ये बात कही थी, क्योंकि थोड़ा सा रफ टफ बोला गया। शायद मैंने बोला, उनको कहा भी कि मेरे बोलने से आपको तकलीफ। उन्होंने कहा कि आपका विधानसभा, ये सब महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता बैठे हुए थे, 2 तारीख की बात है, विधानसभा के एक किसी बड़े नेता के कमरे में। उन्होंने बोला, अशोक जी आपको क्या लगता है? और ये शीर्षस्थ नेता थे तीनों पार्टी के। मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि जो लोकसभा में हो विधानसभा में होगा। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं? मैंने नहीं, बात नहीं कर, बिल्कुल। क्योंकि लोकसभा में जो विजय आपने हासिल की, उसका जो मद है, वो जो माज है आपको, जो दम्भ है, अहंकार है, उसको उसको जरा डिफ्यूज करो। हो गए लोकसभा, विधानसभा की दूसरी एग्जाम सामने है, इसके बीच में विधान परिषद है। नहीं नहीं, विधान परिषद हम निकाल लेंगे, पहले देख लीजिए आप। और वही हुआ। तो कुल मिलाकर ये, मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका पूरा ठिकरा कांग्रेस के सर के ऊपर फूटना चाहिए। 10 राज्य जहां कांग्रेस सीधी बीजेपी के सामने आमने थी, उन 10 राज्यों में कांग्रेस 30 सीटें लेके आई। बाकी 100 में से 70 सीटें जुगाड़ की सीटें। यदि कांग्रेस अपना टैली 50 या 60 करती 10 राज्यों में, तो आज एनडीए की सरकार होती। आप ये 100 की आंकड़ा मत बोलिए, 100 ये उधार का सिंदूर है, 70 उसमें से। ऐसा ही विधान परिषद में हुआ। कांग्रेस यदि ठीक से काम करती, तो ये तीनों उम्मीदवार जीत के आते। सवाल 3 उम्मीदवार का नहीं है सर, सवाल विधान परिषद में एक उम्मीदवार हारने का नहीं है। सवाल है उत्साहित होने का कार्यकर्ता। जो कार्यकर्ता बिल्कुल। एनडीए का महाराष्ट्र में मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ था, यार हमारा तो कुछ जुगाड़ हो नहीं सकता, हम तो बस गए, अब 5 साल के लिए तो बस हमको विपक्ष में बैठना है। उन सबके मन में कहीं ना कहीं अंदर से एक आपने प्रफुल्लित कर दिया, उनको बता दिया बिल्कुल। कि नहीं गुरुजी, ये खेल हम कर सकते हैं और ये विधानसभा में भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये एक आत्मविश्वास का लेवल बढ़ना और दूसरी अति आत्मविश्वास में चले जाना, इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। और एक दूसरे पे बोल रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कभी जीवन में मैंने देखा, कांग्रेस इतने सालों से, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं,
हर चुनाव के बाद होता है कि आत्ममंथन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जो लोग कांग्रेस को डुबाते हैं उनको दूसरे प्रदेश भेजा जाता है कि यहाँ चुनाव है, यहाँ पे भी डुबा के आइए। वहां डुबा दिया आपने, यहाँ पे भी डुबा के आइए। मैं तेलंगाना की कल बात कर रहा था। तेलंगाना का मुझे तेलंगाना में जो एक आदमी ने 1 साल निकाला, उसने मुझे बताया। मैंने बोला विधानसभा में इतना होने के बाद तेलंगाना क्यों हारे? बोला तेलंगाना इसलिए हारे कि जो बीआरएस के लोग कांग्रेस में आए, उनको टिकट दिए, वो सारे हारे। लोगों ने बीआरएस से जो कांग्रेस में आए उनको रिजेक्ट कर दिया, और कांग्रेस के नेताओं ने काम नहीं किया, क्योंकि ये बीआरएस कल तक हम इनका अपोज कर रहे थे, आज ये हमारे पार्टी में आके चुनाव लड़ेंगे, हम बिल्कुल, इनको इतनी जल्दी नहीं कैसा होता है, करेंगे? एकदम। नहीं होता है। ये जो बीजेपी ने गलतियां की, वही गलती वहां वहां हुई। तो मैंने बोला ये होने कैसा दिया? बोला वहां एक आदमी था ठाकरे, वो इंचार्ज था पिछली बार, उसने जो पार्टी का अध्यक्ष था उसको नकेल डाल के रखी थी। वो पार्टी के अध्यक्ष की डिसीजन 3 बार बदलता था, नहीं ये नहीं होगा, ये ऐसा होगा यहाँ पे। तो बोले दिल्ली हावी था, लोकसभा में पूरा मुख्यमंत्री को वो दे दिया, हाथ फ्री हैंड दे दिया। अधिकार। तो सीएम ने क्या किया, अपने जो अपोजिट लोग थे पार्टी में, उनको निपटाने के चक्कर में बीआरएस को टिकट बांटे, बीआरएस के आए हुए लोगों को, वो सारे के सारे हारे, पार्टी निपट गई, पार्टी पार्टी निपट निपट गई। गई। तो यही होता है कांग्रेस। ये आपको देखना चाहिए कि जो आप वहां काम कर चुका है, तेलंगाना ये नॉन हिंदी एरिया है, उसको जिसने 1 साल समझा, विधानसभा में दिया, उस मानिकराव ठाकरे को गोवा भेजने की क्या जरूरत थी? यहाँ 2 सीट है, जिसमें से एक आपकी आनी ही थी। क्योंकि इनको खेल करना था वहां पे, और सबको पता था कि ये मानिकराव ठाकरे खेल होने नहीं देगा। ये जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द अलंकार टाइप्स लोग हैं, यही काना फूसी करके खेल करते हैं। तो यदि ये पार्टी खुद को ही निपटाने में लगी रोज, तो फिर मोदी जी को बुरा कह के कोई मतलब नहीं है। हर टाइम के मोदी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम मोदी इज इन द प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज बिकॉज ऑफ कांग्रेस। वैसे कांग्रेस ने सुपारी ली है। इस तरह से सर देखा जाए तो विधान परिषद की हार अच्छी ही है। अगर ये भी जीत हो गई होती तब तो कॉन्फिडेंस वहां चला जाता कि पूछो ही मत। अरे साहब, उसके बाद तो ये मतलब बिलो 100 आ जाती पूरी महाविकास आघाड़ी, मतलब पूरा महाविकास आघाड़ी जो उसको इंडिया गठबंधन कहते हैं हम यहाँ पे, वो पूरा का पूरा बिलो 100 आ जाता। अब मुझे कोई बता रहा था कि सर्वे वगैरह हुआ है तो हम 150 के ऊपर है। मतलब सर्वे पे मत जाइए, ऐसे सर्वे बीजेपी ने 370 के कई किए थे लोकसभा में, और एग्जिट पोल भी 370 और 380 दे रहे थे। तो सर्वे पे मत जाइए, जो यथार्थ के धरातल पे देखिए ग्राउंड पे क्या चीजें हैं। यदि ग्राउंड पे चीजें नहीं हो रही है तो इसका मतलब गड़बड़ है। और ये इनको इसमें वो जो लोग क्रॉस ओवर हो गए, वो तो अपनी खेल कर ही दिया उन्होंने, लेकिन ये क्रॉस ओवर होने दिया इसलिए वडेट्टीवार और तुम्हारा नाना पटोले, इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी, ताकि क्लास नीचे तो कम से समझ कम लेनी ही चाहिए, बुला के लेनी क्लास तो लेनी ही क्लास। चाहिए कम से कम नहीं बुला नहीं, के। इतने सर, ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है देश में। निर्लज्जता का, सत्ता पक्ष तो निर्लज्ज है, लेकिन यहाँ पे भी कोई निर्लज्ज कम नहीं है। यूपी से कुछ खबरें हैं आपके पास? हाँ कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है तो शेयर कीजिए, इंतजार किस बात सर, का है? यूपी में सर एक ही बात हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्षेत्र बहुत चल रहा है अभी, इंटरेस्टिंग। बहुत युद्ध हो रहा है वहाँ पे। सवाल ये नहीं है यूपी में ये लोग चाहते क्या है। यूपी में केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि योगी इस्तीफा दे, और जब तक योगी का इस्तीफा नहीं होगा यूपी में ऐसा ही चलता रहेगा। बार बार यूपी में ये कहा जाएगा कि सरकार नहीं चल रही है। अब एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूपी में बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है और ये है और वो है, और दूसरी तरफ वहां के एमएलए कहते हैं कि देखिए वो रमेश मिश्रा है जौनपुर से, सिटिंग विधायक है, उन्हें बोल दिया कि नहीं, फैसला लेना पड़ेगा, केंद्र को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अब बड़ा फैसला यूपी में ये तो नहीं होगा अध्यक्ष बदला जाएगा, यूपी में बड़ा फैसला मतलब योगी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि 2027 में सरकार हमारी कतई नहीं बनती, इस बात की गारंटी है, यदि बड़े फैसले नहीं लिया तो, बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो। फिर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पे है। एक और नेता है मोती सिंह, बहुत वरिष्ठ नेता है, 40 साल पुराना रिकॉर्ड है, जनसंघ से लेके आज तक जानता हूँ मैं कैबिनेट उनको। मंत्री रह चुके हैं।
उनने कहा कि मैंने 40 साल की जिंदगी में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। ये उनके तरफ से आता है। शलभ मणि त्रिपाठी है, उनने कहा कि भाई तो वो बूचड़ खाने को लेके परेशान है और कि राज्य सरकार। शलभ मणि मेरा जो जिला है देवरिया, वहां से हाँ विधायक हाँ, हैं। बस बस शलभ बस मणि बस बस, पत्रकार हुआ करते थे और उनको एग्जैक्टली योगी ने ही राजनीति में एंट्री दिलाई है, विधायक इंटर बनवाया है। दिया है। हाँ, तो वो योगी से बड़े होने लगे हैं अब वो पत्रकार जो है वो हमेशा पत्रकार रहता है सर, वो नेता कभी नहीं बन पाता। वो नेता भी बनने के बाद उसकी पत्रकारिता की जाति नहीं गिरा और इसीलिए उससे वो इसीलिए हम लोग राजनीति में नहीं गए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर एक बाबूलाल तिवारी है, उसका तो वीडियो बहुत वायरल हुआ। हम्म। वो ऐसा बैठा हुआ है ऑफिस में, वो बोलता है 4 साल से मेरी फाइल क्लियर नहीं हुई। एक विधायक की 4 साल से फाइल नहीं क्लियर हो रही तो बाकी आम आदमी क्या है। ये 4 साल की फाइल जिसकी क्लियर नहीं हुई वो अभी क्यों बोल रहा है। यही एक सवाल है। विधायक की और फाइल दो 1 साल भी नहीं और 2027 के चुनाव की चिंता 24 में कहां से शुरू हो गई? इतना फॉरवर्ड कहां तो से कोई शुरू, नहीं होता है, बीजेपी भी कोई नहीं हो। होती है। तो ये सारा मिलके एक लगातार एक तरफ से दो लॉबी है, एक योगी की लॉबी है, एक मतलब योगी हटाओ योगी बचाओ, ये दोनों चल रहे हैं। तो योगी हटाओ वाले हैं ऑल ऑफ अ सडन एकदम एक्टिव हो गए। सबको अब भ्रष्टाचार दिखने लगा, सबको अब लॉ एंड ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, सबको अब अधिकारी सुनने नहीं रहे। जबकि योगी जी जब से आए तब से योगी जी ने अधिकारियों के भरोसे राज किया। देखिए वो मोदी का पैटर्न है। मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के गए थे गुजरात में तो वो तो कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहे नहीं, उन्हें कभी काम किया ही नहीं था, पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। ऐसे में उन्होंने कुछ अधिकारियों की एक टोली बनाई और उनके भरोसे सरकार चलाते रहे। उन्होंने एमएलए एमपी को बिल्कुल कुत्ता बना के रखा था, कोई किसी की सुनता नहीं था, जो अधिकारी बोले वही। वही जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वही पैटर्न लेके आए। कुछ अधिकारी गुजरात से लेके आए जो गुजरात ज्यादा हावी हो रहा था, इसलिए यहाँ कैबिनेट के मंत्री की कोई औकात नहीं है। उसी पैटर्न पे एग्जैक्टली योगी जी चल रहे हैं। योगी जी भी 3-4 अधिकारियों को लेकर सरकार चला रहे हैं, किसी को कोई पूछते नहीं, एमएलए को मिलते नहीं, विधायक की कोई औकात नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सारे जो लोग हैं, प्रॉब्लम कैबिनेट में है कि दिल्ली वाले किसको रिपोर्ट करें। ऊपर एक ही आका है संघ, अब उस संघ को बोल बोल के थक गए और संघ को तो इन्होंने सीधा हेड ऑन लिया ये बोल के कि संघ की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। फिर संघ ने भी अपने तेवर दिखाए। तो इधर तो सीधा है अमित शाह जी के पास कंप्लेंट करो, और इसमें हम मोदी जी कहते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, लेकिन सत्ता और संगठन दोनों चीजों पे पूर्ण रूप से अमित शाह जी का कब्जा है, वही वही चला रहे। तो ये जब तक योगी का इस्तीफा नहीं होता तब तक यूपी में फायरवर्क चलते रहेंगे। लेकिन अभी क्यों बड़ी चाहते मीटिंग, हैं इस्तीफा? योगी ने लगातार चुनाव एग्जैक्टली जिताए हैं, एग्जैक्टली, चाहते क्यों हैं? नहीं 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 सर, वो थोड़ी मानते हैं कि योगी ने चुनाव जीता है। सवाल ये है भाई, जब पिछले विधानसभा चुनाव जितवाया तो किसने जितवाया? मोदी जी ने जितवाया। और लोकसभा में बुरी हार हुई तो किसकी हुई? योगी जी की। योगी की। ये बिल्कुल कांग्रेसी पैटर्न है कि जो कुछ भी अच्छा हुआ तो गांधी जी ने किया, बुरा हुआ तो फिर ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल लेते लीडर हैं। ने किया। लोकल लीडर, ये तो राहुल गांधी आने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक ये शुरू किया, परंपरा शुरू की। ये जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद पे इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफीट। जबकि टिकट जिन जिन ने बोले थे वो जो हारे हैं, दे शुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने ये टिकट प्रपोज किया था और ये हार गया, सो आई टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। सब सीडब्ल्यूसी में बैठे रहे, राहुल गांधी इस्तीफा हो गया और चले गए। तो कुल मिलाकर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? ये कोई नहीं करता। अब योगी क्यों आपने कहा, योगी इसलिए सर कि अब बचा कौन है। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उनके समकालीन मुख्यमंत्री कौन बचे हैं? वसुंधरा जी को ठिकाने लगा दिया, हालांकि वसुंधरा जी अभी भी अपने तेवर दिखा के इनको ठिकाने लगाती रहती है। शिवराज सिंह सरेंडर हो गए, लेकिन शिवराज जी को इन्होंने पैम्पर करके ऊपर कर लिया। ये बीच बीच में राजनाथ सिंह को पैम्पर करते रहते ताकि विद्रोह हुआ तो साथ में होना चाहिए, और उन्होंने सही राजनाथ सिंह को पकड़ा। राजनाथ सिंह जी तो बिल्कुल 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव करने जा रहे हैं। उसके बाद आप रमन सिंह को देखिए, उनको काम पे लगा दिया स्पीकर बना के। एक राज्य बताइए, एक नेता बताइए कद्दावार जिनको इन्होंने रखा। सारे मुख्यमंत्री, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां गठबंधन की सरकार है, वहां पे भी, चाहे महाराष्ट्र हो,
चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आसाम हो, चाहे गुजरात हो, क्या है यहाँ पे? सारे मुख्यमंत्री, अभी ओडिशा हो, ओडिशा के मुख्यमंत्री को तो बेचारे को तो ये भी पता नहीं कि वो कल क्या, मतलब कल का सुबह का मॉर्निंग का प्रोग्राम उसका दिल्ली से फाइनल होके जाएगा। तो इन तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री वो है कि जो सांस लेने और छोड़ने पे ऊपर पूछते हैं। एक मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली सबसे बड़ा सूबा भारत का, जहां से 80 सीटें आती है, वो इनके बात सुनने के लिए आदि नहीं। और वो इसलिए नहीं है कि वो इनका नहीं, वो इनके सीने पे बिठाया हुआ आदमी। नहीं तो मनोज सिन्हा यदि मुख्यमंत्री होते यूपी के, तो ये 30 की जगह 20 सीटें भी आती तो भी मनोज सिन्हा का गलती नहीं थी, ये विपक्ष की गलती थी कि उन्होंने गलत नरेशन, लोगों को फंसाया, दलितों को झूठ फैलाया। अभी भी यही चल रहा है ना कि विपक्ष ने दलितों को बरगलाया। अरे कौन सा बरगलाया भाई? तुमने दलितों के लिए क्या किया जो दलित तुम्हारे साथ चले? तुम मनुस्मृति कोर्स में लाने की बात करते हो, जिस आंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई। 25 जुलाई को दिन सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र में, कई जगह देश में। हम लोग जिस 25 जुलाई को मनुस्मृति की सामूहिक जलाया गया था, हाँ, दहन दिवस मनाते हैं, बिल्कुल दहन दिवस मनाया जाता है। आप क्या दहन दिवस में साथ दोगे? बहुत आंबेडकर करते हैं ना आप। जरा बीजेपी का यूनिट साथ में जाए दहन करने। आंबेडकर भी आपको तभी चाहिए जब चुनाव होते हैं, और आंबेडकर इसलिए चाहिए कि अभी भी इस देश का पिछड़ा आंबेडकर जी को पूछता है, और इस देश का बुद्धिजीवी आंबेडकर जी को पूछता है। ये जरूरी नहीं कि आपको आंबेडकर जी को महान कहने के लिए दलित ही होना चाहिए। आप यदि पढ़े लिखे इंसान हो, कुपढ़ नहीं, यदि पढ़े लिखे हो, तो आपको आंबेडकर के मायने समझते हैं, आंबेडकर की विद्वत्ता को लोग नमस्ते करते हैं। निश्चित तौर पे। तो आप करना क्या चाहते हैं? तो आपको योगी इसलिए नहीं चाहिए कि योगी, आपको एक ऐसा एक कांटा फंस गया बीच में, बस वो निकल जाए तो पूरा देश अपने कब्जे में। और योगी ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, बोलते मैं काय को लूं। एक टिकट उसके कहने पे दिए नहीं, वो क्यों लेंगे भाई? उनके कहने पे एक टिकट तो दिया नहीं। टिकट ऊपर से दोगे। आपने जो टिकट, उन्होंने 24 टिकट प्रपोज किए थे, उसमें से 6 आपने दिए, और 6 के 6 जितवा के लाया। आपने उसको कहा था कि भैया ये 32 लोग हटाओ, ये 32 लोग हारने वाले हैं। उन्हें रिपोर्ट दी थी, आपने नहीं निपटाए उनको, तो 32 हार गए। अब उसमें योगी क्या करेंगे? मैं आपको एक याद दिलाता हूं, थोड़ा सा पीछे, जब योगी मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो लोकसभा, गोरखपुर से लोकसभा सदस्य थे, तो वो सीट खाली हुई, वहां बाई इलेक्शन हुआ। वहां बाई इलेक्शन में इन्होंने जानबूझ के योगी के खिलाफ बात करने वाले आदमी को उतारा, और वो चुनाव हार गया। अब योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बाई इलेक्शन लोकसभा का, योगी की सीट हार गई। तो बट नेचुरल स्टेक किसका था? योगी का था। तो योगी को चंदन वाले ने पूछा कि ये सीट हारी कैसे? तो उसने कहा जिसने टिकट दिया उसको पूछो, मुझे क्या पूछ रहे हो? मैं तो पहले से बोल रहा था कि हार जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अब इनको योगी को निकालना है, और योगी भी अड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए योगी को निकालना इतना इजी भी नहीं। ये फिर और एक बहुत बड़ी चीज में ब्लेंडर कर एक छोटा सा मैं कर दूं, क्योंकि मैं गोरखपुर देवरिया का ही हूं, तो मैं बचपन से जानता हूं इन लोगों को, उस मठ को भी जानता हूं, मठ की प्रतिष्ठा भी जानता हूं। तो सबसे बड़ा फर्क जो शिवराज, राजनाथ और बाकी लोगों में है कि ये लोगों की आरएसएस की ट्रेनिंग है, और इन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि अपना कुछ खड़ा कर सकें अलग होके। नाराज होंगे, दुखी होंगे, बैठ जाएंगे, सब हो जाएंगे। लेकिन आदित्यनाथ पहले भी पार्टी से अलग हो चुके हैं, पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ चुके हैं, और वो उनका अपना, देखिए, सहमत होना असहमत होना, उनकी विचारधारा से मैं 100% असहमत हूँ, 110% असहमत हूँ, लेकिन उनका अपना एक आरा है। बहुत सारी सीटें यूपी में हैं जो डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, और वो जीतता है। अपना एक जनाधार है, जिसको राजनीति में जो शब्द बहुत उपयोग किया जाता है। राजनाथ सिंह कभी बड़े नेता थे, लेकिन कभी उनका बड़ा जनाधार नहीं रहा। एक बात, मतलब जो आपने गोरखपुर वाली बात कही कि आप उनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं, मठ के मठेश्वर से पद की नहीं हटा सकते। मठ के पीठेश्वर वो बने रहेंगे। जब उस पीठ पे वो बैठते हैं तो पूरा पूर्वांचल पे वो मार करते हैं, और राजनीति में चुनाव जितवाना मुश्किल होता है, हरवाना बहुत ईजी होता है, और वो खेल वो कर सकते हैं।
हिंदू युवा वाहिनी यही तो करती थी, यही तो उनका इंपॉर्टेंस था हिंदू युवा वाहिनी का। ये हिंदू युवा वाहिनी फिर से खड़ी होने में टाइम नहीं लगेगा। आप खड़ी है वो। जब भी आप योगी पे ईडी नहीं लगा सकते, आप योगी पे ईडी सीबीआई करोगे तो एक पूरा कल्ट आपके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वो भगवे सर का मठ संरक्षण लेके सर बैठे हुए मठ सर मठ के अंदर बिना उनकी परमिशन के, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, पुलिस का सिपाही भी नहीं जा सकता। वो तो नहीं जा अलग सकते, ही मामला है बिल्कुल। मामला है। तो आप वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, योगी जो है वो कोई डेरा सराय नहीं है कि जो अभी भी का कल्ट बना है और वहां पे योगी का जो पीठ है वो कई सैकड़ों सालों का पीठ है, उस पीठ की मान्यता है और विश्व भर उस लोगों के, तो ये थुथु हो जाएगी तो आपका वो शस्त्र वहां खाली पड़ जाता है। अच्छा, दूसरी बात है, पैसे की कमी नहीं है बाबा के पास, और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबा ठाकुरों के नेता हो गए, तो एक राजपूत समुदाय पूरा पीछे खड़ा है, वो आपको बहुत तकलीफ दे जाएगा। पहले वो ठाकुरों के नेता नहीं थे, वो गोरखपुर तक सीमित थे और हिंदू हिंदू जो है, अब वो ठाकुरों के नेता हो गए। और इसका हमने देखा जो परिचय जो उन्होंने कर दिया ठाकुर का नेता कैसे है, कि जहां आपको योगी जी को भेजना था, योगी जी यदि एक एक मुलाकात भैया राजा को बोलते कि ठाकुर ये हमें हमें साथ देना होगा, वो मना नहीं करते। एक बार अदिति सिंह को कहते कि ये बरेली के लिए आपको करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं करती। लेकिन आपने क्या किया, इस ठाकुर को बाईपास करके ये बनिया पहुंच गया वहां पे सीधा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुझे तो, जब वो भी समझ गया कि ये महत्व ही नहीं देना चाहते जिनको हम महत्व देते हैं, तो फिर इनकी क्यों सुने। उनने भी कहा कि नहीं, मैं तो समाज के ऊपर समाज का आदेश हुआ है, मैं उनको प्रॉमिस कर चुका हूं, मैं तो समाज के साथ हूं। और राजा भैया ने खेल कर दिया। इधर अदिति सिंह ने खुलेआम बोल दिया। तो ये इससे कुछ सीखना चाहिए। देखिए, राजनीति से आदमी सीखता है, जीवन में कोई भी एक गलती करता है तो उसे सीखता है। इन गुजरातियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इतने अहंकार में आ गए हैं कि ये गलती को भी गलती नहीं मानते। मुंह पे गिर भी जाएंगे तो बोलेंगे गिरे नहीं, हमने लेटने का प्रयास किया, जमीन पे प्रयास कर रहे थे, कैसा लगता है लेट के। अब ऐसे लोगों को क्या बोलो। इसलिए ये गलतियां करेंगे, ये गलतियां करेंगे और लगातार करेंगे, और ये 5 साल तक चलेगा जब तक योगी का इस्तीफा नहीं होता या ये नहीं जाते। और कल एक बहुत जिसको अपन बोलते हैं ना सोशल, कल शादी में बहुत अच्छे लोग मिले, तो मुझे वो सज्जन मिले कि जो जिनका परिवार 3 पीढ़ियों से समाजवादी विचारधारा का था और वो कांग्रेस के पुरोधा है। और जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो वो हमारे गॉडफादर हुआ करते थे, तो वो मिले तो ऐसी बात हो रही थी। तो उनने एक नई थ्योरी जो दी, मुझे लगा कि इसमें भी दम है। बोला यदि ये 5 साल तक सरकार टिक गई मोदी जी की, तो आने वाले 10-15 साल तक बीजेपी नहीं आती सत्ता। एकदम मैं सहमत और हूं। यदि ये 2.5 साल में गिर गई, तो बोले फिर 5 साल के लिए आएगी, 300 पार होगी, क्योंकि हमारे देश बहुत इमोशनल है या सिंपैथी मिल जाती है। बोले इनको गलती करने दो। बोला जो तुम कहते हो ना महाराष्ट्र के लिए कि महाराष्ट्र में यदि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी रहती 5 साल, तो उसके बाद बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाती। सरकार गिराना ये इनको मतलब प्राण दे गया, प्राण क्या, इनको अमृत दे गया परमानेंट जीने के लिए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को। जिस कांग्रेस की 1 सीट थी लोकसभा में, वो 15 पे 13 पे पहुंच गई, बताइए आप। बताइए। तो ये होता है लोगों का इमोशन। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार चलती रहे, ये ऐसे ही झगड़े चलते रहे, लोग ऊब जाएंगे, अगली बार बोलेंगे अब बहुत हो गया। और यदि इनको आपने किसी ने गिरा दिया, तो बोला फिर ये 5 बचे हुए 2.5 साल ये पूरे देश में घूम घूम के सिंपैथी लेगा। मैंने यार थेरी तो वो भी है सही। तो कुल मिलाकर अब जो आपने बेसिक सवाल पूछा था कि योगी आदित्यनाथ क्यों पीछे पड़े हैं, क्यों नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि योगी जी मेरे रबर स्टैंप नहीं है। रबर स्टैंप की समय है अभी, सारे मुख्यमंत्री रबर स्टैंप बने हुए। एक मुख्यमंत्री बीजेपी या एनडीए गठबंधन का दमदार नहीं है जो अपनी कुछ इच्छा व्यक्त करता हो। सब मन की बात सुनते हैं और आदेश मान के करते हैं, जाते हैं जी। बस। नहीं, उनकी मन की बात खत्म ही हो गई, उनको मन ही नहीं है, इसलिए वो मुख्यमंत्री है। मन सौंप दिया, बस मन सौंप दिया, दिल दे दिया।
आपने आपने किस्सा सुनाया तो मुझे एक किस्सा याद आया। 4-5 साल पहले का है, मैं कहीं बैठा हुआ था, एक बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के थे जो अब सक्रिय नहीं है। तो उन्होंने उनसे बात हो रही थी, कुछ हम लोग भी ज्ञान देने लगते हैं। अच्छा, उस समय थोड़ा ज्यादा उत्साह भी था, तो मैंने कुछ कहा, कांग्रेस बहुत पीछे चल रही थी। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस को टॉप पे किसने पहुंचाया? तो मैंने कहा, इंदिरा गांधी ने। तो उन्होंने कहा, कांग्रेस को रसातल में किसने पहुंचाया? तो मैंने कोई और नाम लिया, नरसिंहा राव का नाम लिया। बोले ना, ये काम इंदिरा गांधी खुद कर गई थी, क्योंकि जिसके बिल्कुल पास भी बिल्कुल। जबान थी, जिसके पास भी दिमाग था, जिसके पास जनाधार था, सबको उन्होंने छील दिया था, काट दिया था। तो जब वो गई तो एक बार तो करिश्मा हुआ, राजीव गांधी के साथ सहानुभूति मिली, 415 आया। हाँ, बस लेकिन बस बस बस। क्षेत्रीय जो क्षत्रप थे, या तो कुछ की आकांक्षा फिर से पैदा हो गई, उन्होंने पार्टियां वाटियां बना ली, या अपना कर लिया, और बाकी जो है पहले ही खत्म हो चुके थे। तो ये भी बिल्कुल है कि बिल्कुल जब बिल्कुल। आप अपने ही लोगों को लगातार छीलते रहते हैं, अपना भला भले कर रहे हो, पार्टी का आप नुकसान कर रहे होते हैं। और वो मुसोलिनी बिल्कुल की बिल्कुल। कहानी तो मैं बार बार सुनाता ही हूँ कि उस एक आदमी को उसने अपॉइंट किया, लोगों ने कहा कि सर ये तो इडियट है, इसको क्यों आपने अपॉइंट किया? तो उसने कहा ये लायल इडियट है। तो तानाशाहों को लायल इडियट बहुत पसंद होते हैं। खैर, यूपी के बारे में मैं इतना जानता हूं कि योगी को छेड़ना इतना आसान नहीं होगा। नहीं। योगी पहली बात तो इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगे, और अगर हथियार डाल दिए तो फिर वो हथियार कहाँ जाएगा, ये वक्त बताएगा। बाकी तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।